ये एडिटोरिया का है, एडिटोरिया का सेट 2 है, उसको देखते हैं। सिर्फ काम की बात करेंगे, इधर उधर की बात करने में समय वेस्ट नहीं करेंगे, अन्यथा जो है क्वेश्चन छूट जाएगा। 1 घंटे के अंदर में कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। तो चलिए कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए, मौलाना आज़ाद अल हिलाल, ये वाला सही सुमेलित है। ठीक है, बाकी डिटेल में भी चीज़ों को बताऊंगा, लेकिन वो फिर कभी आराम से। अभी आगे बढ़ते हैं। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसकी रचना है? ये रचना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। कब लिखी थी इन्होंने किताब को, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 1946 में लिखी थी। बापू के चरणों में इनकी सेकंड एक बुक थी, जो इन्होंने 1954 में लिखी थी राष्ट्रपति रहते हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये की थी AC मजूमदार ने। ये इसलिए मशहूर है ना, क्योंकि इसमें सूरत स्प्लिट के बाद कांग्रेस आपस में मिल गई थी, यानी नरम दल गरम दल मिल गए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन करें। तो देखिए, ये थे विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? ये थे पट्टाभी सीतारमैया। निम्न में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं? देखिए, विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल में थे ये। यहाँ कोई अभी तक तो बहुत आसान प्रश्न टकरा रहा है, आगे देखते हैं। किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ? ये देखिए, अकबर के काल में हुआ था मनसब व्यवस्था का विकास। 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में सरकार बनाई? देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, कहाँ सरकार बनाई। तो देखिए, मुस्लिम लीग कोई एक जगह पर तो बना नहीं पाई थी। तो ये, और जहाँ भी बंगाल में भी बनाया था तो सहयोग लिया था। इसका उत्तर ई ज़्यादा सही रहेगा। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा किया गया था? ये किया गया था 1853 के अधिनियम के द्वारा। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? देखिए, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आया? देखिए, सबसे अंत में कौन आए थे? तो सबसे अंत में जो है ना, फ्रांसीसी आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आ गए थे और सबसे लास्ट में भी वही गए। आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थानों एवं संस्थापकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, जो सही सुमेलित नहीं है उसको देखना है। देखिए, सेवा सदन जो है ना, वो MG रानडे का तो बिल्कुल नहीं था, ये हमें यहीं से दिख गया। खैर, बाकी को भी देख लेते हैं। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी, बिल्कुल ये सही है। द इंडियन वुमेंस एसोसिएशन एनी बेसेंट ने बनाई थी, बिल्कुल ये भी सही है। और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ये बिल्कुल ठीक है। तो ई उत्तर नहीं होगा, सी उत्तर हमने सही देखा है। एग्जाम में इस तरह से सीधा गोला नहीं भर देना है, पहले सारे ऑप्शंस को देख लेना है, इसके बाद ही गोला भरना है। ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था? ये किया था 1824 ईस्वी में। किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो ये कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? अभी देखिए, विष्णु जी ने 10 अवतार लिए थे, यही कहानी फेमस है, तो विष्णु जी का मंदिर था वो। निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? निष्काम कर्म, ये सबसे पहले बोला गया है ईशोपनिषद में। ऐसे उपनिषद कितने हैं, एक बार जो है ना ये जरूर देख लीजिएगा, और सभी प्रमुख उपनिषदों से कभी ना कभी क्वेश्चन आता ही आता है। खास करके मुंडकोपनिषद वाला इशू तो एकदम ध्यान में रखिए, वहाँ से कभी ना कभी एक आध क्वेश्चन टकराएगा ही। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं?
ये मिलते हैं कुमारगुप्त वन के। निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से। अनेकांतवाद या सयादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? यह है जैन मत का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है, आप देखिए, इससे एक बार बीपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। एरन के अभिलेख से हुआ था। गोपराज की पत्नी थी एक सेनापति की जो सती हुई थी, तो वो वाले मामले से पता चलता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध कालिदास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? देखिए, असत्य को चुनना है। देखिए, मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने की थी, तो ये वाला मामला तो होगा नहीं, तो बी दिख गया हमें। बाकी देखते हैं कि उनकी रचनाएं संस्कृत भाषा में है, ठीक है, उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये भी सही है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, ये भी सही है। अकबर द्वारा बिहार पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में किससे संघर्ष करना पड़ा? ये दाऊद खां कारारानी से संघर्ष करना पड़ा था अकबर को। किस मध्यकालीन शासक द्वारा राजगीर के जैन मंदिरों में दान देने के प्रमाण मिले हैं? देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने दान दिया था, ठीक है ना, और सभी कर भी उठा लिए थे, किसानों के कर्ज वगैरह भी माफ़ कर दिए थे उसने। 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित कर आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। देखिए, ये था तक्षशिला। अब तक्षशिला जो है वो अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ गया। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? बंगाल और दिल्ली के बीच। यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार से प्राप्त किया जाता था। देखिए, बिहार से तो काफ़ी कुछ मिलता था, सोडा भी मिलता था वहाँ से, नील भी मिलता था, सूती वस्त्र, अनाज। उत्तर ई हो जाएगा। बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान की गई? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये की गई थी नंगी हड़ताल, खास करके छपरा में ये काफ़ी मशहूर रहा। ये निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ? देखिए, अब सुझाव किसने दिया था? सुझाव दिया था जॉन सोर ने। और इसके बनाया किसने था ये, और वायसराय कौन था, ये सब बताइए एक बार। पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? ये की थी भूपेंद्र नाथ दत्त ने। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तबला का प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तबला से संबंधित है अमीर खुसरो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, सही नहीं है, इसको देखना है। तो देखिए, अमृत बाजार पत्रिका है ना, रातों रात बांग्ला से इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई थी, तो ये वाला जो है ना, ये वाला मामला जो है ये सही नहीं है। बाकी ये सब सही है कि यह एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के समय आया। प्रेस को दबाना उद्देश्य था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने 1882 में इस अधिनियम को रद्द कर दिया। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? क्या प्रेस का मुक्तिदाता इसी को बोला जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किस शासक के शासनकाल में निर्मित हुआ? ये निर्मित हुआ था राणा कुंभा के समय में। प्रतीक मुद्रा का चलन किस मध्यकालीन शासक ने आरंभ किया? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। बारहमासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने बारहमासा की रचना की थी। पद्मावत भी लिखा था, जो एक काल्पनिक कहानी ज़्यादा प्रतीत होती है। निम्नलिखित में से किसका विरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था? देखिए, पाश्चात्य शिक्षा का तो समर्थन ही किया था, विरोध नहीं किया। बाकी सती प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा सबका विरोध किया था उन्होंने। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान किसानों ने प्रभु एवं खुदा के नाम पर शपथ ली कि वे लगान नहीं देंगे?
देखिए ऐसा हुआ था बारदोली सत्याग्रह में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने नहीं किया था? देखिए ये तो बड़ा कन्फ्यूजन वाला मामला है। जैसे कि देखिए वर्ष 1912 में अहमदाबाद में मिल मालिकों एवं मजदूरों के मध्य जो है प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। तो मालिकों के व्यवहार से क्षुब्ध होकर के ना हड़ताल करवा दी। तो ये वाला मामला तो सही बैठ रहा है। रॉलेट एक्ट में उन्होंने फिर 1919 में रॉलेट एक्ट में उन्हीं के आह्वान से हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में उन्हीं के कारण हुआ। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, इसमें भी गांधी जी का पार्टिसिपेशन था। उत्तर ई हो जाएगा इसका। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया? ये किया गया था 1989 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की असत्य व्याख्या को चुनिए। राज्य और संघ दोनों की संप्रभुता बनी रहेगी। ये वाला मामला तो नहीं है। भारत और इंडिया नाम को स्वीकार किया कि सही है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया, ये भी सही है। राज्यों के संघ के अंतर्गत राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और अर्जित राज्य क्षेत्र शामिल होंगे, ये भी सही है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत के संविधान के स्रोत निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया था, है ना। डीपीएसपी लिया गया था आयरलैंड से, तो ये वाला सही नहीं है। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? ये थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, कुछ समय के लिए राष्ट्रपति के रूप में भी रहे। भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, वह था, तो ये था भारत डाकघर संशोधन विधेयक, और राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5वें वर्ष में किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो आगे पीछे कर सकता है समय। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया था? ये किया गया था 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को बनाया जाता है। प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द न्याय में निम्नलिखित में से किस न्याय की बात नहीं की गई है? देखिए धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है, यह है सर्वोच्च न्यायालय। स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। ये ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40। संशोधन कौन सा है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ये बताइएगा। भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए संसद की कार्यवाही में भाग लेने का तो उसको अधिकार है, लेकिन संसद का सदस्य होता नहीं है तो वोट तो दे नहीं सकता वो। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? तो देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, ये सबको प्राप्त है, गैर नागरिकों को भी। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भी प्राप्त है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये भी सभी को प्राप्त है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये भी सभी को प्राप्त है, तो इसका उत्तर होगा ई। देखिए इसको हम लोग देखें तो सभी प्रकार का अधिकार है ना गैर नागरिकों को ही प्राप्त है, जो इसमें दिया गया है। सिर्फ नागरिकों को प्राप्त जो मूल अधिकार है ना, वो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 में है। ये तो इसको आप देख लीजिएगा, ये आर्टिकल्स को 15, 16, 19, 29 और 30 को। निम्नलिखित में व्यापक मुद्रा, जिसे सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है, कि माप किसके द्वारा की जाती है?
ये की जाती है M3 के द्वारा। इसका एक फॉर्मूला है, उसको एक बार देख लीजिएगा। निम्नलिखित में साख मुद्रा में किसे शामिल किया जाता है? देखिए, प्रतिज्ञा पत्र भी साख मुद्रा है, चेक भी साख मुद्रा है, विनिमय पत्र भी साख मुद्रा है और बैंक ड्राफ्ट भी साख मुद्रा है। बैंक ड्राफ्ट तो छोड़िए, बाकी ये तीनों तो है ही, तो उत्तर हो जाएगा ये, मतलब ये ई हो जाएगा इसका उत्तर। साख मुद्रा क्या है ना कि आपसी लेन देन के लिए यूज़ करते हैं लोग, यानी भरोसे का मामला बनता है, बस भरोसा है तो ले लीजिए। पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को मिलने वाला ऋण है। तो ये है 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, सत्य नहीं है इसमें, तो मुझे तो लगता है कि आरबीआई की स्थापना मुंबई में हुई थी, ये गलत मामला है, तो केवल 3। बाकी सब सही है कि इसका गठन आरबीआई के अधिनियम 1934 के तहत किया गया था, बिल्कुल सही है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया हो गया, ठीक है। इसके प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ये भी सही है। लेकिन एक और काम की बात बताऊं कि डॉक्टर अंबेडकर जी का एक रिसर्च पेपर था, उसी के अकॉर्डिंग ये आरबीआई बना था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में बेरोजगारी दर 3 दशकों में उच्चतम हो गई। यह दर है 7.11%। काफ़ी बेरोजगारी है। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? तो ये था एसबीआई। गैर निष्पादन परिसंपत्तियां यानी एनपीए से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन में से अधिक रोका जाए, ठीक है ये मामला। किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाए। 1 और 2 दोनों सही लगता है, ठीक है ना। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की अमृत योजना यानी अमृत कितनी आबादी वाले शहरों को आच्छादित करती है? तो देखिए, 1 लाख से अधिक शहर की आबादी है तो उसको अपने क्षेत्र में रखेगी। भारत निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ फलों का शीर्ष उत्पादक देश है? देखिए, ये वाला मामला तो थोड़ा, शीर्ष उत्पादक देश यानी कि नंबर 1 होना, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कि भारत में दूध, दाल, अदरक, केला, अमरूद, पपीता, आम शीर्ष उत्पादक देश है इन सब का। तो चलिए, इसमें कुछ दिख रहा है क्या? सब एक साथ नहीं दिख रहा है। और चावल, गेहूं, सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है ना, चावल सब्जियों के। तो देखिए, इसको देखें ना, तो इसका सही उत्तर जो होगा ना, ई के तरफ थ्रू जाएंगे। इनमें से एक से अधिक का मामला बनता है ये। नंबर 1 तो पूछा नहीं हुआ है, शीर्ष उत्पादक का बात है तो सब में है, तो ई हो जाएगा। शेयर बाजार में प्रयुक्त शब्द मार्केट कैपिटलाइजेशन एम कैप का तात्पर्य है। यह है कंपनी के शेयरों के सकल बाजार मूल्य से। परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया? ये किया गया था 2015 में। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। देखिए, असत्य कथन तो मुझे लगता है 26, ये वाला मामला जो है ना, ये दर का मामला मुझे लगता है, बाकी सब तो सही लगता है। ये नहीं है ना, ये नहीं है। ये दर 28% थी जिस समय मैं बिजनेस में था उस समय। तो ये वाला दर मुझे लगता है। 1 जुलाई 2021 को जीएसटी के 4 वर्ष पूरे हुए, सही है। जीएसटी में अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया, ये भी सही है। जीएसटी परिषद जीएसटी की दर निर्धारित करती है, ये भी सही है। वर्ष 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात 41.8 अरब डॉलर हो गया, जिसमें 2019-20 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई? वृद्धि कितनी हुई? वृद्धि हुई इसमें 18% वृद्धि हुई। मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 मिनट एवं कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट आपस में कहाँ प्रतिच्छेदित करती है? ये छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना।
दोनों रेखा किस किस राज्य को काटती है उसको भी देख लीजिएगा। इनमें से नवीनतम रॉक सिस्टम कौन है? यह है गोंडवाना। अभी देखिए तो गोंडवाना नवीनतम है। भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है? भाई ये है सतलज। सतलज सभी को काटती है। किस अभयारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील स्थित है? ये है तोपचांची में। निम्नलिखित बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है? तो देखिए यह है विशाखापत्तनम, फिर मछलीपट्टनम, चेन्नई और तूतीकोरिन। भारतीय राज्यों में साक्षरता दर का सही क्रम है, घटते या अवरोही क्रम में? देखिए पहले केरल, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर गोवा। सभी लेकिन काफ़ी साक्षर और विकसित जगह हैं। पूर्णिया एवं मुजफ्फरपुर को कौन सा एनएच जोड़ता है? NH-57। मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती है? बोलीविया में नहीं है मकर रेखा ना, मेडागास्कर, टोंगा, बोत्सवाना सबसे मकर रेखा गुजरती है। भूमिगत जल निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनाती है? देखिए ये वाला जो है ना, इसका क्या बनाती है, इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर हम लोग देखें इसमें क्या है कि जैसे कि घोल रंध्र, विलय रंध्र, डोलाइन, ग्वाला, पोलजय, लेपीज, अंध घाटी, स्टेलेक्टाइट, स्टेगमाइट कास्ट क्षेत्र में पाई जाने वाली स्थलाकृतियाँ हैं। ठीक है ना। इसमें क्या है कि इनका निर्माण भूमिगत जल एवं वर्षा जल के विलयन क्रिया के फलस्वरूप होता है। तो चलिए इसमें तो हमारा है ही, तो उत्तर हो जाएगा इसका ई। ठीक है। निम्न में से सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? सबसे छोटा इनमें देखा जाए कि कजाकिस्तान, पाकिस्तान, कांगो गणराज्य, तो सबसे छोटा बांग्लादेश है। निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम है? तो देखिए बेरिंग सागर, पीला सागर, लाल सागर और कैरेबियन सागर, ये सब जो है पूर्व से पश्चिम में सही क्रम में है। जापान के पास है पीला सागर, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर इको सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई है? ये की गई है भभुआ में। कैमूर भभुआ का क्षेत्र है ना, वहाँ पर वो संबंधित कच्चा माल मिल जा रहा है आराम से। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत किस जिले में है? ये है पश्चिमी चंपारण में, जंगली एरिया है थोड़ा सा वो। बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता में जनसंख्या किस जिले में है? देखिए सबसे ज़्यादा ग्रामीण है समस्तीपुर में, और प्रतिशत में है ये, और सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया है ना वो चंपारण है, पश्चिमी चंपारण। गंडक एवं कोसी नदी के मध्य में स्थित है, तो ये स्थित है कमला और बागमती। जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन 11 जनवरी 2021 को किस देश के द्वारा आयोजित किया गया? ये किया गया था फ्रांस के द्वारा। पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेटस ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 18 की अवधि में तेंदुओं की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई है? तेंदुओं की संख्या अच्छी खासी बढ़ी है देखा जाए तो ये रिपोर्ट के अनुसार देखें तो ये 62.5% बढ़ी है, इसलिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया है। सबसे ज़्यादा बढ़ी है MP यानी मध्य प्रदेश में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? अभी भी पढ़ा होगा, मैंने एक बार कराया भी था, है ना। किसे प्रदान किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। 1 अप्रैल 2021 को 17वीं बिमस्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की? ये की श्रीलंका ने। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं? यह है
गोविंदा राजुलू चिंताला, ठीक है ना। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है करंट वाले में, करंट वाला सब देख लीजिएगा, वहाँ से खूब सारे प्रश्न एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, 30 प्रश्न आ जाएंगे वहाँ से। अक्षय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भाई 5वां स्थान है अभी। मिस इंडिया 2020 किसे चुना गया? ये चुना गया था, मिस इंडिया 2020 किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था मनासा वाराणसी को। ये अब ये प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि मानुषी छिल्लर वगैरह नाम छा गया है, तो एक बार देख लीजिएगा वो सब। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार के बजट में शिक्षा के लिए कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है? खर्च किया जाएगा ये 38,035.94 करोड़ रुपया। सबसे ज़्यादा खर्च शिक्षा पर और सबसे बदहाल भी शिक्षा ही है। केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु हाल ही में किन 2 राज्यों के बीच समझौता हुआ है? ये हुआ है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य। कैच द रेन अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ये बना है हिमाचल प्रदेश। 30वां व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? शरद पगाड़े को। 2021 विश्व वन्य जीव दिवस की थीम क्या है? 2021 विश्व वन्य जीव दिवस की थीम क्या है? यह है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लेनेट। करंट में मैंने सब कराया है, वहीं से प्रश्न आ रहे हैं सीधे से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान है 140वां। राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? भाई जिसने भी ये किताब लिखी है उसको तो मेडल नहीं मिला था, ठीक है ना। तो वो कौन था? इम्तियाज अनीस, घुड़सवार थे ये, उन्होंने ये किताब लिखी है, व्यक्तिगत श्रेणी में घुड़सवारी की थी। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल कितने खेल शामिल थे? देखिए पैरालंपिक में 22 खेल शामिल थे और जो नॉर्मल ओलंपिक था उसमें कितने शामिल थे? 33। नौड़ा अल मात्रोसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी? भाई संयुक्त अरब अमीरात, अपनी इस्लामिक छवि को बदलते हुए चांद सितारों तक पहुंचने की कोशिश में। किस फिल्म ने 13वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ये जीता है नोमैडलैंड ने। अच्छी स्टोरी है, देखिएगा। वैसे इसको एडल्ट तमगे के साथ भारत में रिलीज किया गया है। बदलाव के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्री के जोड़े का चयन करें। देखिए धर्मेंद्र प्रधान एवं गिरिराज सिंह। ई भंडारण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ये बना है बिहार। ग्राम उजाला योजना के तहत ग्राम क्षेत्रों में 10 रुपये में एलईडी प्रदान किया जाएगा। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से हुई है? ये हुई है आरा भोजपुर से। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा राजगीर में। बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है गया में। बिहार के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? दरभंगा में की जाएगी ये। टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से किस नए खेल को शामिल किया गया? देखिए नया खेल शामिल किया गया, कराटे तो पहले से था, ठीक है ना, तो कराटे को हटा दीजिए, बाकी सब नए शामिल किए गए, यानी स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे कुमाइट। तो यहाँ उत्तर जो है ना इसका मुझे लगता है ये होना चाहिए, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और कराटे कुमाइट। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे अधिक प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। सबसे अच्छी कमाई जो होती है ना वो होती है गोवा में, फिर इसके बाद सिक्किम में, फिर दिल्ली में। गोवा में और सिक्किम की जनसंख्या कम कम है तो प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ ही जाती है, और दिल्ली में भी बहुत अच्छी कमाई है। तो ये रहा सही सुमेल।
चाय महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये किया गया असम में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 तलिक 2 का आयोजन किया गया? ये किया गया था उज्बेकिस्तान के साथ। भारत में ही किया गया था। कौन से राज्य में किया गया था? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठंडा राज्य है वो जहाँ पे ये किया गया था और काफ़ी सुर्खियों में भी रहता है। रोज़ पेपर पढ़ा कीजिए, प्रश्न वहीं से भी आपको देखने को मिल जाएंगे। भारत के किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? ये किया गया ओडिशा में। भारत में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तेलंगाना में किया जा रहा है ये। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना % रहने का अनुमान है? तो ये है 6.8% रहने का अनुमान है फिलहाल। तो दुनिया में स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भाई पहला देश बन गया है इंग्लैंड। लोगों की कमी हो रही है, ड्राइवर्स की कमी हो रही है, तब बिना ड्राइवर के कारें सड़कों पे दौड़ेगी इंग्लैंड में। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में कामगारों की कुल संख्या कितनी है? कामगारों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 481.7 मिलियन। समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? देखिए समुद्र की गहराई जो है ना वो मापी जाती है फेदोमीटर के द्वारा। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि से किया जाता है। आरएच कारक किस जंतु में देखा गया था? बंदर में देखा गया था आरएच कारक। निम्न में से किस जंतु में सर्वाधिक पसलियाँ होती है? देखिए सबसे ज़्यादा पसली जो होती है ना वो होती है सांप में। पसलियों का ही बना होता है सांप। तो मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? देखिए सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, सूंघने के लिए, ये सब के लिए जिम्मेवार है मस्तिष्क। ठीक है ना, ये सभी के लिए मस्तिष्क जिम्मेवार है। जो भी ए से लेकर जेड तक काम होते हैं ना वो सब मस्तिष्क के द्वारा ही होता है। देखिए मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण, शरीर के संतुलन, सूंघने सब के लिए उत्तरदायी है। 3 भाग होते हैं नॉर्मली देखें तो, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क से बुद्धि, ज्ञान, चिंतन आदि का काम होता है। मध्य मस्तिष्क से देखने का और सुनने का काम होता है और पश्च मस्तिष्क से शरीर का संतुलन, रक्तदाब, हृदय की धड़कन आदि का मामला होता है। सही तकिया इस्तेमाल करिए, अन्यथा जो है ना शरीर का संतुलन बिगड़ने का डर होता है। कई बार लोग मानते नहीं है बात को, पढ़े लिखे लोगों को तो अपनी सोसाइटी में खैर टॉपिक पे रहते हैं। कशेरु की रज्जू में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो ये है कशेरुक रेज्जू में। मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति सामान्य से बढ़ जाती है। लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है? ये है फर्मीमीटर। शरीर का कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? भाई पैदा होने से पहले भी काम करता है ये, तो यह है हृदय। निम्न में से किनका वेमीय सूत्र M0L1T-1 के बराबर है? ये है चाल का। पता नहीं इसको कैसे पढ़ते हैं, है ना, तो मैंने इसको पढ़ दिया, एक बार देख लीजिएगा इसको। चाल का है ये। श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? देखिए नसा मार्ग में पहले जाता है, फिर जाता है ट्रेकिया में, फिर ब्रोंकाई में, फिर ब्रैकियोल्स में। निर्वात में गमन करने वाली तरंगे हैं। सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही निर्यात में जा सकती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग हिंदी में बोले तो।
निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो देखिए, पौधे की जड़ से जल का उसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये तो केशिकत्व का नहीं है, वो तो पत्ते खुद ही खींच लेते हैं सारे मामले को। निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? गैस कैसे तत्व हो सकता है? गैस नहीं है। धातु, उपधातु, अधातु, ये सब तत्व हैं, गैस तत्व नहीं है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है तो हाई प्रेशर, उच्च दाब पे इसको किया जाएगा। ये कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है? नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? तो देखिए, यह है लाइकेन। दंतवल्क निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है ये। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है? चलिए, अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? ये किया था जॉन डाल्टन ने। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? यह है MgCl2। सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में दिखता है? 400 से 780 nm में दिखता है ये। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? ये थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने त्वरित चालक का आविष्कार किया था। चलिए, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं लिखूंगा नहीं, मैं इसको एक बार, छोटा है लेकिन पढ़ने में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। किसी काम को 36 दिन में समाप्त करता है। ए किसी काम को 36 दिन में समाप्त करता है। बी ए से 20% ज़्यादा दक्ष है। सी बी से 25% ज़्यादा दक्ष है। तो बी तथा सी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखिए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कोई मुश्किल सा है नहीं, ठीक है ना। मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, सीधा इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। एक बार 141 नंबर प्रश्न है ना ये, इसको सीधा सॉल्व करता हूँ मैं। कि देखिए, एक को काम समाप्त करने में लगा समय कितना है? तो यह है 36 दिन, ठीक है ना। 36 दिन इसको लगा समय है। और बी को कम से काम समाप्त करने में कितना लग जाएगा? प्रश्न से हम लोग देखें तो लग जाएगा 36 गुने 100/120 दिन। क्रॉस करेंगे, 12 3 36 बराबर कितना हो गया? ये हो गया 30 दिन के करीब करीब हो गया, ठीक है। ए को लगा 36 दिन, बी को कितना लग गया? 30 दिन। अब सी को कितना लगा? प्रश्न से ही हम लोग देखें, सी को लग गया 30 गुने 100/25 125। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? ये 24 दिन आ जाएगा ये, ठीक है ना। ये 24 दिन आ गया ये, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा, 25 से काट दीजिए, कट जाएगा ये। 25 चौक 100, 25 25 125, 5 36 है ना, 24 दिन आ गया सीधा ही। और इसके बाद अब देखिए, बी प्लस सी को जो लगेगा ना, वो कितना समय लग जाएगा? सीधा 30 गुने 24/30 + 24। प्रश्न सही हमने देखा है, प्रश्न को एक बार देखते रहिए। इसको सॉल्व करें, कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। रुकिए, मैं एक बार कैलकुलेटर देख लेता हूँ, कैलकुलेटर के यूज़ से। ये हो जाएगा 40/3। और उत्तर में हम लोग ऑप्शन में देखें तो क्या है? हाँ देखिए, डी उत्तर है ना, 13.1/3। ये हो जाएगा 13.1/3, ये उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान है। 142 नंबर का क्वेश्चन देखिए एक बार, कि ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात 1/2, 1/3, 1/5 है। 4 माह बाद बी का
आधी पूंजी निकाल लेता है, वर्ष के अंत में 4150 रुपये के कुल लाभ में बी का भाग क्या होगा। देखिए 142 नंबर पे आते हैं प्रश्न पे, ठीक है ना। देखिए ए, बी और सी की पूंजियों का अनुपात हम लोग देखें तो कितना है, प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 1/2 अनुपात, 1 मिनट है ना, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5, यही है दिया हुआ। तो इसको देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सिंपल है। ए का देखिएगा तो 5 × 15 अनुपात 20 है, ये 10, फिर इसको झक दीजिए 6, ये हो गया अनुपात 6। अब प्रश्न के अनुसार से देखिए, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो प्रश्न के अनुसार हम लोग देखिए एक बार, प्रश्न के अनुसार हम लोग अगर इसको बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 × 12 अनुपात 10 × 4 प्लस 5 × 8 अनुपात 6 × 12 हो जाएगा, ये सिंपल है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी को हम लोग लिखें तो कितना हो जाएगा, 45 अनुपात 20 अनुपात 18 हो गया। अब कितना है, 4150 है लाभ, ठीक है ना। तो बी का हिस्सा हम लोग को निकालना है, बी का हिस्सा, ये लाभ है तो बी का हिस्सा हम लोग कैसे निकालेंगे, सीधा 20/45 प्लस 20 प्लस 18 हो गया, और गुने 4150। हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं, जिसका निकालना है उसका निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 20 मैं एक बार कैलकुलेटर देख लेता हूँ, है ना, मैंने समीकरण बढ़ा दिया है। तो ये देखिए ये हो जाएगा 1000 के बराबर, ठीक है ना, है ना। तो ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 1000 के बराबर, ये रहा 1000 हमारा उत्तर। 143 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज ₹1200 है तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 800 है, तो ब्याज की दर क्या है। देखिए पहले साल में ब्याज में कोई परिवर्तन तो नहीं होगा, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज बराबर रहेगा। तो यही इसी ट्रिक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है। देखिए 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, ये 1200 रुपया है 3 वर्ष का, ठीक है ना, 3 वर्ष का साधारण ब्याज है। तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा, और 2 वर्ष का क्या हो जाएगा साधारण ब्याज, 1 वर्ष का 400, 2 वर्ष का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 800, ठीक है। अब 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में बराबर होगा, तो दूसरे वर्ष के ब्याज में हम लोग देखेंगे तो कितना का अंतर आ जाएगा, तो 812 हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, और इसमें कितना का हो गया था 800, ठीक है, बराबर 12 रुपये का। अब बढ़ोतरी कितना का हुआ, बढ़ोतरी कितना का हुआ, तो जो बढ़ोतरी होगा हो जाएगा 12 × 100/400, क्रॉस कर दीजिए, 4 × 12, ठीक है ना, ये कट, ये भी कट गया, और 4 × 12, 3% की बढ़ोतरी हुई। क्या उत्तर में है 3%, देखिए 143 से 3% है। अब देखिए 144 नंबर हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं कि 144 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, एक बार पढ़ के देखिए 144 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। ये थोड़ा सा तेज़ चल रहे हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग 1 घंटे की होती है, इसके रीशेड्यूल हो जाएगा तो जोड़ने वगैरह में परेशानी आती है, ठीक है ना। तो एक टंकी द्वारा नल द्वारा 12 घंटे में और दूसरी नल द्वारा 15 घंटे में भरी जा सकती है, उन्हें 2.5 घंटे तक खुला रखा जाता है, टंकी का खाली भाग है। देखिए टंकी का खाली भाग पूछ रहा है, तो देखिए पहला नल जो है ना 1 घंटे में भरा गया भाग कितना है, पहले नल के द्वारा 1/15 है, ठीक है। अब है दूसरे नल के द्वारा कितना भरा जाएगा, तो 1/2 भरा जाएगा, ठीक है। और पहला और दूसरा नल द्वारा 2.5 घंटे में कितना भरा जाएगा, 5/2, 2.5 घंटे का हम लोग 2 दूनी 4, 5/2 हो गया, 2.5 घंटे का 5/2 लिख सकते हैं इसको, और क्या लिख देंगे 1/12 प्लस 1/15 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या हो गया हमारा 5/2 गुने 9/60, प्रश्न से ही हम लोग चल रहे हैं, 45/120 हो गया, है ना, बराबर कितना हो गया 3/8, 3/8 हो गया, यहाँ से निकल गया। अब टंकी का खाली भाग कितना होगा, टंकी का खाली भाग 1 - 3/8 हो गया, 5/8,
5/8 हो गया हमारा, ठीक है ना। तो देखिए 5/8 है, यहाँ देखिए बीपीएससी कितना इसी तरह का सामान्य क्वेश्चन ही देगी, बिल्कुल उलझाएगी नहीं। अब 146 नंबर क्वेश्चन 145 को देख लेते हैं। एक गोलाकार शंकु n के आयतन और एक गोलाकार सिलेंडर b के आयतन का योग लगभग 981 घन सेंटीमीटर है, जहां प्रत्येक की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। अगर n की त्रिज्या l की त्रिज्या की आधी है तो l के आधार का क्षेत्रफल का मान क्या है। देखिए बहुत सिंपल प्रश्न है ये भी, बस इसका समीकरण बस बना लेना है, ठीक है। प्रश्न के अनुसार ही अगर हम लोग चलते हैं तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, 1/3 पाई आर 1 स्क्वायर एच प्लस पाई आर 2 स्क्वायर एच बराबर 981। प्रश्न में यही दिया हुआ है, देखिए प्रश्न में यही दिया हुआ है ना। अब इसको थोड़ा सा जो है ना सॉल्व कर लेते हैं, हल्का सा थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 1/3 गुने 22/7 गुने R2/2 का स्क्वायर गुने 18 प्लस 22/7 गुने R2 का स्क्वायर गुने 18 बराबर 981, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें, क्या हल्का सा सॉल्व इसको कर लें। चलो मैं थोड़ा कैलकुलेटर चला लेता हूँ। देखिए ये अगर सीधा इसको देखें ना तो ये हो जाएगा 429/7 R2 का स्क्वायर बराबर 981। आगे से कैलकुलेटर नहीं चलाऊंगा, एकदम पक्का, ठीक है ना। तो क्या इसको क्या लिख सकते हैं, R2 का स्क्वायर बराबर 16 बराबर या ग्रेटर देन R2 बराबर R4 ये हो जाएगा। अब देखिए अब गोलाकार सिलेंडर L के आधार का क्षेत्रफल क्या निकालना है, ठीक है ना। तो आधार का हम लोग क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, ये R2 बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। R4 मैंने गलत लिख दिया था, सीधा 4 हो जाएगा ये, इसका वैल्यू हम लोग R2 स्क्वायर का 16 तो R2 बराबर 4 हो जाएगा। अब L का क्षेत्रफल है, ठीक है ना, L का आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर बराबर 22/7 गुने 4 गुने 4, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, सिंपल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा कैलकुलेटर चला लेता हूँ। 50.28 के करीब करीब ये आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, उत्तर है 50.28 है, ठीक है। मुश्किल से 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा लगेगा, मैं कैलकुलेटर चला रहा हूँ इसलिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा, इसको ये नहीं समझे, बिना कैलकुलेटर के सॉल्व हो जाएगा ये सारा। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है। यदि लघुत्तम समावर्त महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है तथा एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। जो भी खेल है समीकरण बनाने का खेल है, ठीक है ना। समीकरण जिसको बनाने आ गया वो सॉल्व कर लेगा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मौसा प्लस लौसा कितना है, ये बराबर कितना है, 680 है। अब प्रश्न से मौसा प्लस 84 गुने मौसा कितना हो जाएगा, 680 हो जाएगा। सिंपल मैंने फॉर्मूला लगाया है। अब क्या है, 84 गुने मौसा बराबर कितना हो जाएगा, 680 हो गया। एकदम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस जो जैसा चल रहा है। अब मौसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 680/84। सॉल्व करें इसको सीधा सा ही, बरसते 84, देखिए ये 8 के करीब आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 8 के करीब आ जाएगा। ये ऐसे नहीं सॉल्व होगा, इसको 85 गुने 8 करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। 84 बराबर 85 कर लेते हैं, एक का ही तो फर्क आ रहा है। इतना हम लोग आगे देख लेंगे, इतना हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना। नीचे में 84 है तो इसको 85 मैंने कर दिया है, सिंपल है, थोड़ा आसानी हो जाएगा। अब हमको लॉसो निकालना है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो कितना करेंगे हम लोग, 84 गुने 8, वही यही जो 84 था इस यही गुने 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 672 के करीब आ जाएगा, ठीक है ना। अब लगभग अब दूसरी संख्या निकालते हैं। दूसरी संख्या हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, 8 गुने 672/56। थोड़ा सा इसको 8 सते 56, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो कितना, 96 बार में कट जाएगा ये। तो 96 इसका उत्तर है। तो क्या 96 हमारा है क्या, ये देखिए 96 है उत्तर है।
ठीक है ना, बहुत आराम से हो गया। आगे देखते हैं। किसी वस्तु को रुपये 900 में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को रुपये 600 में बेचने पर हुई हानि का दुगुना है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? अब देखिए, क्रय मूल्य निकालना है ना, उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। क्रय मूल्य को क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। अपनी एक्स मत मान लीजिएगा, ठीक है। मैं मजाक उजाक कर नहीं पाता हूँ, थोड़ा सा टीचिंग में मजाक करना ज़रूरी थोड़ी है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो क्रय मूल्य मान लेते हैं कितना? क्रय मूल्य मान लेते हैं एक्स, ठीक है। प्रश्न से क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो हम समीकरण फिट करें, 900 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 2x माइनस 600। यही तो है समीकरण, सीधा सा यही तो पूछ रहा है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा? 3x बराबर कितना हो जाएगा? 14 12 12 9 2100, 2100 हो गया। कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं है। तो x बराबर कितना हो गया? 700। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 700। देखिए कितना आसान था ये, हो गया। आगे बढ़े तो देखिए 148वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग हैं कि x³ माइनस YQ इक्वल टू 117/8 तथा x माइनस वाई बराबर 3/2 हो तो x² प्लस XY प्लस Y² का मान कितना होगा? चलिए इसको सीधा आते हैं, इसको भी, ये भी ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। 148, इसको भी सॉल्व करते हैं। x³ माइनस YQ बराबर x माइनस वाई, x² प्लस XY प्लस Y², इसको लिख देंगे। अब क्या है, सीधा सा फॉर्मूले पे सेट कर देंगे। 117/8 बराबर 3/2 x² प्लस XY प्लस Y² हो गया। 117/8 गुने 2/3 बराबर x² प्लस XY प्लस Y², ठीक है। यही हो गया ना। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 11, 3 नमा 27, 2 चौक 8। भाई सीधा सा देखिए हम लोग तो कितना हो जाएगा? 39/4 हमारा जो है ना, सीधा यहाँ पे आ जाएगा। 39/4 हम लोग देखें तो 39/4 है क्या यहाँ पर? कुछ 9 चौक 36, 3 39/4, ये बी रहा उत्तर। 9 चौक 36, 3 39/4। बहुत आसान है, मतलब सिर्फ एक फॉर्मूले पे पूरा सवाल हल हो जा रहा है। तो ये बिल्कुल आसान था ये भी, 148। अब देखते हैं 149वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पढ़ने में आ रहा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए, श्रेणी का अगला क्रम ज्ञात करें। 3 10 32 111। अगला क्रम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए एक फॉर्मूले पे ये सेट बैठ रहा है, ठीक है ना। मैंने ऐसे सवाल बहुत किए हैं, हो सकता है कि आपको थोड़ा समय लगे, लेकिन ये जो है ना बहुत आसान है। देखिए ऐसे सवाल में क्या, इसको सीधा देखते हैं क्या फॉर्मूला है। x1 प्लस 7 गुने 1, एक ये वाला दिख रहा है। x2 प्लस 6 गुने 2 दिख रहा है। x3 प्लस 5 गुने 3 दिख रहा है। x4 प्लस 4 गुने 4 दिख रहा है, ठीक है ना। यही तो है। अब क्या है, 111 है, x4 कितना है? 111 दिया हुआ है। 111, ठीक है ना, गुने 4 प्लस 4 गुने 4, यही है। तो ये क्या हो जाएगा? 444 प्लस 16, इसको लिख सकते हैं। 444 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 460। देखिए यहाँ 460 कहीं पर दिया हुआ है क्या? ये देखिए ये 460 है। बहुत आराम से ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ये प्रश्न दिया गया है कि दिए गए पाई चार्ट में मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आए व्यय की राशि से कितना प्रतिशत अधिक है? यदि कुल व्यय कितना है? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 6 लाख रुपया है, ठीक है ना। देखिए पूरा चार्ट यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। निरीक्षण, लकड़ी, मजदूरी, सीमेंट, ईंट, इस्पात सब दिया हुआ है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग इसको कैसे लिखें, इसको किस तरह से बना सकते हैं? देखिए मजदूरी
पर व्यय राशि माइनस इस्पात पर व्यय राशि। ठीक है, अगर इसको निकालें तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 90 माइनस 54 लिख सकते हैं इसको क्या? 90 माइनस 54 लिख सकते हैं इसको। 90 माइनस 54, और चूंकि चार्ट में है तो हम लोग क्या करेंगे, बटे 360 हो जाएगा, गुने 6 लाख हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। भाई ये जो है ना, मतलब इस तरह के प्रश्न जो है ना आपको मेंस में पेपर 1 जीएस में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस तरह का सवाल खूब हल करिए, अभी से ही हल करिए तो क्या बुराई है। अब ये क्या हो जाएगा, ये 36/360 गुने इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यही है ना, यही हो गया। अब इसको ये हो गया। अब इसको काट देते हैं, कितना से इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 कितना हो गया, 60,000 हो गया। ठीक है ना, 60,000 हो गया। अब परसेंटेज निकालें कि इसका जो परसेंटेज पूछ रहा है वो कितना हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10, 60,000 गुने 100, अब बटे कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। एग्जामिनेशन में यही होता है, शून्य जो होता है ना ये बड़ा भारी पड़ता है। तो इसको 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 क्रॉस किया, एक इसको भी काटा, इसको और इसको भी काटा, 6 से 6 भी कट गया, 10% होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 10% दिया हुआ है क्या कहीं पर? ये देखिए, कुल व्यय का 10%। चलिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने सारे प्रश्न जो है ना लगभग सही सही किए हैं। 2-3 जगह मैंने कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल किया है, कोशिश करूँगा आगे से कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करूँ। और बस पढ़ते रहिए। थोड़ा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है ना वो मुझे छोटे करने पड़ गए, क्योंकि फिर हाथ काफ़ी बड़ा दिख जाता तो ठीक तरीके से सॉल्व नहीं होता। खूब रिवाइज करिए, जितना हो सकता है उतना पढ़िए। मैथमेटिक्स के प्रश्नों को भी मत छोड़िए एग्जामिनेशन में। ये जो बाकी प्रश्न है ना वो आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि सीधा प्रश्न पूछती है, फैक्चुअल बेस्ड पूछती है बीपीएससी। तो बाकी प्रश्न बहुत आराम से हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। हो सकता है कि नॉर्मल लोगों का जो है ना घंटे भर में पूरा पेपर ख़त्म हो जाए, 1 घंटे में अच्छे से हो जाएगा पेपर। फिर बाद में आपके पास जो पूरा घंटा भर बचता है ना, उसमें आप मैथमेटिक्स का बहुत आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं और बस आराम से उसको खींच सकते हैं। और 10 मिनट में प्रश्न 10 हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन बीपीएससी जो लेती है ना एग्ज़ाम, ये स्पीड और एक्यूरेसी का एग्ज़ाम नहीं लेती है, ये आपके नॉलेज का एग्ज़ाम लेती है। तो आपके पास समय का लैक नहीं होगा, पर्याप्त समय भी मिलेगा एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम को क्रैक करने का। तो चलिए, ये पूरा हो चुका है, तो अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।